हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या कहता है कि हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इन्वर्स निकालना, ठीक है। इन्वर्स हमने उसमें पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें हमने इन्वर्स निकालना सीखा था कि किन किन फंक्शंस के इन्वर्स होते हैं, किन किन के नहीं होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और नहीं होते तो कैसे उनको निकाला जाता है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक फंक्शन है f, ठीक है, उसका इन्वर्स f इन्वर्स कहलाता है। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इन्वर्स ऑफ f को हम f इन्वर्स इस टाइप से डिनोट करते थे। और वो कब एग्जिस्ट करता था? इट एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। यही चीज़ हमने रिलेशंस एंड फंक्शन में भी पढ़ी थी कि उसका वो इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है। इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, 1 1 प्लस 1 1 को 1 1 प्लस ऑन टू को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो वो बाइजेक्टिव होगा तभी वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। नाउ अभी हम लोग को ये भी पता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने 11th में पढ़े थे, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो मैं ये बोल रही हूँ 1 1 और ऑन टू, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे 1 1 होते हैं क्या? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं क्या? ये चीज़ अगर आप जब 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपने ग्राफ्स पढ़े थे, इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, इनमें हमने जो टेबल्स बनाई थी, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज़ पढ़ी थी कि ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जैसे यहाँ से 0 से ये पाई बाय 2 से पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, 0 2π कहीं पर जाकर, किसी स्टेज पे जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप को वापस रिपीट करती है, अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको रिपीट करती है, वो उसी के बीच में लाई करती है। यानी उसकी कुछ डोमेन और उसकी कुछ रेंज है जिसमें फिक्स है, जिसके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लाई करती हैं, लेकिन वो अपने आप को वापस रिपीट भी करती हैं। ये चीज़ आपने देखी होंगी, कोई किस क्वाड्रेंट में रिपीट करेगा, कोई कौन सी क्वाड्रेंट में, जो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लाई करेगा वहाँ पे वो अपने आप को रिपीट करती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो 1 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1 1 नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस जो ऑनटो भी नहीं होते हैं और होते भी हैं, ठीक है। तो उनकी जो डोमेन और रेंज है उनकी बात हम लोग करते हैं। तो अभी अगर वो 1 1 है, वो ऑनटो तो होते हैं जैसे, लेकिन बाय चांस वो 1 1 है, तो 1 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 नहीं होते हैं, ठीक है। 1 1 नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अब हम लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात करी है, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या डोमेन होती है और क्या रेंज होती है, किसके बीच में वो लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 1 नहीं है तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम इसके कोई ऐसी इंटरवल निकाल देंगे। ये मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी आपको आगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज है उसको कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कहीं पर, किसी लिमिट में, जिस जगह, जिस इंटरवल में, उस इंटरवल में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा, यानी 1 1 भी होगा और ऑनटो भी होगा उस फंक्शन में, ठीक है। तो अब here we study the restrictions of domains and the range of the trigonometric function which ensure the existence of the inverses, जो हमको बताएगा कि इस रेंज में वो बाइजेक्टिव है और वहाँ पर उसका इन्वर्स मौजूद होता है, इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले मैंने जो अपन ने जो क्लास 11 में पढ़ा था, इसकी डोमेन और इसकी रेंज, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। साइन फंक्शन जो होता है,
ठीक है, उसका डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर्स, फाइन। और उसकी रेंज क्या -1 और 1 में लाई करती है। ये चीज़ आपने पढ़ी थी कि साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर्स होता है, और जो उसकी रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। कॉस फंक्शन की डोमेन होता है आर, और उसकी रेंज क्या होती है, -1 और 1। टैन फंक्शन ऑल द रियल नंबर्स लेस जो π/2 का ऑड नंबर है उसको लेस करते हैं इसमें से हम लोग, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब हम इसमें से लेस करते हैं। ये क्यों करते हैं, याद दिला दूं आपको कि हमारा जो टैन फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। देखिए, जो मेरा टैन फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा मतलब नीचे की साइड हमारा क्या है, कॉस थीटा, यानी नीचे की साइड 0 नहीं होना चाहिए तभी वो डिफाइंड होता है ना। नीचे 0 अगर कोई भी नंबर जैसे 1/0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और कॉस थीटा 0 कब होता है, आपने कॉस की टेबल पढ़ी है, तो कॉस 90 जब होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो कॉस की जब भी वैल्यू 90s में, यानी π/2 हमने देखी थी, ये होता है 90, है ना, यानी ये π/2 होता है। कॉस की वैल्यू π/2, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पे वो वापस रिपीट करता है, तो 3π/2 पे वापस से जाकर वो इधर जाकर इस पे आएगा, तो इधर आ जाएगा 5π/2, यानी कॉस की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, इन सब पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है, तभी टैन थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो वो चीज़ हम हटा रहे हैं कि ऑड नंबर्स ऑफ π/2, यही चीज़ हमने हटाई है, ऑड नंबर्स ऑफ π/2 ये हटा दिया है, 2 एंड जो उसकी रेंज है वो सारे रियल नंबर्स हैं। कॉट फंक्शंस देखिए, रियल नंबर्स में से हम लोग लेस करेंगे n पाई, यानी कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। साइन जो है वो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो जितने भी n पाए हैं वो सारे अगर हटा दिए जाएं तो हमारा ये कॉट फंक्शन का डोमेन आ जाता है, और इसकी रेंज तो रियल नंबर्स ही है। सेक फंक्शन में से सारे रियल नंबर्स में से वही चीज़ n 2n+1 π/2, यानी जो यहाँ पे था, क्योंकि ये भी 1/cos ही होता है, तो जितने भी ऑड नंबर्स ऑफ π/2 हैं वो सब हटा देंगे हम लोग। उसमें से उसकी जो रेंज होती है वो ऑल द रियल नंबर्स होती है लेस -1 एंड 1, क्योंकि जो सेक फंक्शन होता है -1 और 1 में, इसके -1 और 1 में उसकी वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, इसके बाहर ही इसकी वैल्यू होती है, तो ये रियल नंबर्स में से इसकी रेंज में से ये चीज़ हटा दी जाती है। कोजेक फंक्शन की डोमेन वही रियल नंबर्स लेस ऑल द n पाए, यानी 1/sin ही होता है ये भी, तो जितने भी n पाए हैं वो सब हटा दीजिए नीचे, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है r -1 जो यानी कोसेक की थी वही इसकी रेंज होती है। तो ये तो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज, ये हमने रिवीजन किया था, ये आप 11th क्लास में सब कुछ क्लियरली अच्छे से पढ़ चुके हो। जो इसकी रेंज है, जो इसका डोमेन है, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये चीज़ हमने रिलेशंस एंड फंक्शन से पढ़ी थी कि f एक फंक्शन है x टेंड्स टू y का, उसका डोमेन x है और y उसका, ये fx है फंक्शन हमारा जो कि x टू y है, ये x है और ये y है, तो ये है fx फंक्शन। तो fx फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा y इज 1 एंड ऑनटो, ये 1 है और ऑनटो भी है। gx एक फंक्शन है जो y टू x है, gx एक फंक्शन है जो y टू x है, और gy इज इक्वल्स टू x है, तो हम बोलते थे कि x जो स्मॉल x है वो एलिमेंट है x का, बिलोंग्स टू x है, और y जो था वो y को बिलोंग करता है, तो g जो होता है वो f का इन्वर्स होता है। ये चीज़ हमने बताई थी आपको पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो यही फंक्शन हमको इसमें भी चाहिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि वो 1 होना चाहिए, ऑनटो होना चाहिए, ठीक है, यही फंक्शन हमको ट्रिग्नोमेट्री में भी चाहिएगा। ये भी बताया था कि किसी भी डोमेन की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, डोमेन के 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, ये 1 नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ये तो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन का ग्राफ आपको पता है 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है, इसी के बीच का इसकी वो होती है रेंज। तो 1 और -1 मैंने यहाँ बना दिया। साइन फंक्शन ऐसे जाता है,
इट गोज़ लाइक दिस, वेव्स के थ्रू वो बनता है, वो ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता है। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये चीज़ मैंने बता दी। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करो कि ये 1 है कि नहीं है, तो देखिए मैं ना एक इसकी वैल्यूज़ लिखती हूँ, 0 π/2 -π/2 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ये सब मैंने यहाँ लिख दी जैसे। ठीक है, अब 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, फाइन। वापस से पाई पे देखिए आप, पाई पे वैल्यू क्या है इसकी, 0 है, 0 पे वैल्यू 0 है और पाई पे वैल्यू क्या है, 0, 0 पे वैल्यू 0 है और पाई पे भी वापस 0 आ रही है। π/2 पे इसकी वैल्यू है 1, 3 π/2 पे इसकी वैल्यू है -1, तो आप देखेंगे -π/2 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ये इधर भी जाएगा। ठीक है, तो -π/2 भी इसकी वैल्यू -1 आ रही है, लेकिन 3 π/2 पे भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो मतलब एक एलिमेंट्स के 2 इमेजेस यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। डोमेन के 2 एलिमेंट्स की एक इमेज अगर बनती है हमारी को डोमेन में, तो इसका मतलब वो 1 फंक्शन नहीं है। 1 का तो सिंपल सिंबल हमको पता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी ही चाहिए, ऐसे ही होता है 1 फंक्शन का मतलब। तो ये तो 1 नहीं है, ये तो सामने प्रूव हो गया, बिकॉज 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है को डोमेन में। ठीक है, तो ये 1 तो नहीं है। अब ये ऑन्टो है क्योंकि इधर की साइड के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज यहाँ होगी। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लीजिए, ये साइन फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू लाया कर ही रही होगी, तो 1 और -1 के अंदर सारी वैल्यूज़ को वो कवर कर ही रहा है साइन। तो इसकी जितने भी को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज एक्स में लाइक कर ही रही होगी, तो ये ऑन्टो फंक्शन तो है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन फंक्शन 1 तो नहीं है लेकिन ऑन्टो है। लेकिन इससे हमारे को क्या वो बाइजेक्टिव बन जाता है, नहीं बनता है। बाइजेक्टिव होने के लिए साइन फंक्शन को 1 और ऑन्टो दोनों ही होना पड़ता है। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 और ऑन्टो दोनों ही चाहिए हमको। ठीक है, और अगर आप ऐसे के ऐसे बात करें टैन फंक्शन की, कॉट की, कोजेक, सेक, कॉस एट्सेट्रा, इन सब के फंक्शन में सिमिलरली ऐसे ही ग्राफ बनेंगे और इसी टाइप से आप देख सकते हो कि वो क्या होंगे, 1 नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करें कि ये इन्वर्स इसका निकल जाए, यानी इसको हम कैसे बाइजेक्टिव बनाएं। तो हम इनके बीच में, जैसे ये हमने जो बनाया, हम इसमें ऐसी कोई इंटरवल ले लेते हैं जिस इंटरवल में मतलब सिर्फ इतनी सी पार्ट हम लोग कुछ ले लेते हैं या इतना सा कुछ पार्ट ले लेते हैं जिससे कि ये उस पार्ट में बाइजेक्टिव हो जाए, यानी उस पार्ट में वो 1 हो जाए, उस पार्ट में वो ऑन्टो भी हो जाए, ऑन्टो तो है ही, उस पार्ट में वो 1 भी हो जाए, यानी वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो हम उसकी कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम उसकी डोमेन और रेंज को पर्टिकुलर इंटरवल के। तो हम अब इस हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्टिव डोमेन और रेंज है उसकी बात करते हैं, ताकि वो वहाँ पे फंक्शन जो है हमारा बाइजेक्टिव बन जाए और उस पर्टिकुलर स्पैन में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में उसका इन्वर्स मौजूद हो। देखिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट साइन फंक्शन की हमारी। ठीक है, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन यानी आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं और इसको साइन इन्वर्स ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस साइन इन्वर्स को, जैसे साइन इन्वर्स x है तो इसको साइन x -1 से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ध्यान रखिएगा साइन इन्वर्स x है और वो साइन x का पावर -1 है, इसका मतलब क्या होता है 1/sin x। ठीक है, साइन x की पावर -1 है यानी 1/sin x, और ये साइन इन्वर्स x है, दोनों ही अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने साइन फंक्शन का एक बार एक ग्राफ बना के रख दिया। अब मैं इसमें से कुछ इंटरवल लेकर देखती हूँ। ठीक है, मैं चेक करने के लिए आपको बताती हूँ। यहाँ से 0 से लेकर मैंने पाई की इंटरवल ली, तो क्या मेरी जो रेंज है वो 1 और -1 में आ रही है कि 0 से पाई में -1 नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर मैं 0 से 1 में लेती हूँ, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये मैंने 0 लिया, ये मैंने π/2 लिया और ये मैंने पाई लिया। ठीक है, ये ऐसे जाकर कुछ यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने ये वाला इंटरवल ले लिया, 0 से पाई के बीच का इंटरवल ले लिया। ठीक है, अगर 0 से पाई के बीच का इंटरवल लिया, इसका मतलब जो मेरा साइन की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए।
हमारा 1 1 फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स की हमेशा, मतलब अगर मैं ये कोई वैल्यू लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने लिया f(x1), ये मैंने x1 लिया, 1 1 में हमेशा अपन x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करते हैं ये चीज़ कि जब fx1 और fx2 इक्वल होते, तो बाय चांस समझिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली, तो अगर इसको मैं ऐसे देखती हूँ तो यहाँ पर भी मेरी सेम वैल्यू, जैसे समझो अगर यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर 0.5 है, तो इसका मतलब इस जगह आकर वो साइन वापस 0.5 होगा, दोनों ही प्लस के हैं। तो ये जो इंटरवल है इसमें मेरी साइन की 2 वैल्यूज आ गई, यानी यहाँ 1 1 नहीं है, वो इस इंटरवल में वो 1 1 नहीं है, यानी fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लिखते हैं अगर 1 1 लिखते हैं तो। लेकिन समझो बाय चांस ये जो वैल्यू है साइन 10 डिग्री की है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने समझो आ गया 180 नहीं है, 170 डिग्री की है, ठीक है। तो यहाँ मेरा f 10 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ मेरा क्या हो गया, f कितना हो गया 170। तो आप देख सकते हो 10 और 170 इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब साइन फंक्शन इस इंटरवल में तो वो नहीं है, इन्वर्स नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। तो यू कैन से कि हाँ यहाँ वो बाइजेक्टिव नहीं है और इसमें -1 की भी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है। हम रेंज को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन रेंज हमारे पास 1 और -1 है, तो रेस्ट्रिक्ट वो पूरा इंक्लूड होगा ही होगा। तो मैंने जो इसकी स्पैन, मतलब बेसिकली जो सारी बुक्स में और ऑलमोस्ट हर जगह फॉलो की जाती है, उस इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, ठीक है। मैं समझाती हूँ, इसकी मैंने ना बहुत सारी ब्रांचेस बनाई, यानी इन सारी इंटरवल्स में साइन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। जिन इंटरवल को जैसे मैंने 0 से पाई लेकर चेक किया नहीं बन रहा था, लेकिन जब मैंने -पाई और पाई को लेकर देखा, ये देखिए ये जो कर्व है कहीं पर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो साइन इस कर्व में कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। इस इंटरवल में, इस पर्टिकुलर स्पैन में साइन की वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल सिंगल वैल्यूज़ ही हैं, यानी यहाँ पर साइन 1 1 फंक्शन है। तो मैंने एक ही चीज़ निकाली, -π/2 और π/2। देखिए ये मैंने डार्क भी कर दिया, इस स्पैन में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। और ऐसी बहुत सारी इंटरवल्स निकलेंगी, बिकॉज ये जो पोर्शन ऑफ एरिया है ये बहुत सारी जगह आएगा। देखिए -3π/2 और π/2, अगर आप इसको एक्सटेंड करके -3π/2 भी बनाएंगे तो -π/2 से -3π/2, मतलब ये इधर ऐसे कहीं जाएगा, तो वो जो स्पैन होगा पर्टिकुलर, वो वाला स्पैन भी क्या होगा आपका, उस स्पैन में भी आपका साइन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। π/2 से 3π/2, अब ये देखिए ये रहा π/2 से 3π/2, ये आ गया एक और, ये कर्व आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये कर्व में भी साइन बाइजेक्टिव होगा, और -π/2 से π/2 तो मैंने बता ही दिया। तो ऐसे आप जितने भी देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी इंटरवल्स हमको मिल जाएंगी जहाँ पर साइन हमारा बाइजेक्टिव होगा। तो लेकिन कुछ पर्टिकुलर एक स्पैन है जो सब बुक्स में भी फॉलो किया गया और ऑल ओवर मैथमेटिक्स में यही फॉलो किया जाता है, जो नॉर्मल फॉलो किया जाता है वो ये है -π/2 से π/2 साइन की वैल्यू। दो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस, इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस, जिसमें साइन बाइजेक्टिव होगा। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस आ सकती हैं जिसमें से हमारा जो पर्टिकुलर जो सब जगह यूज़ किया जाता है वो होता है -π/2 से π/2, ठीक है। तो अब देखिए साइन जो है मेरा x अपना जो उसकी साइन की जो रेंज आई है अभी हमारी, ठीक है, जो हमारा डोमेन आया है वो आ गया -π/2 से π/2, फिक्स कर दी हमने साइन की बात कर रही हूँ मैं, साइन की फिक्स कर दी -π/2 से π/2 साइन फंक्शन में। बेसिकली अगर आप इसको इन्वर्स देखते हैं तो इसको है ना ऐसे रिवर्स करके देखा जाता है, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो उसको उल्टा करके देखा जाता है, ठीक है। बट अभी हम लोग इसको साइन फंक्शन से ही समझ लेते हैं। तो देखिए साइन फंक्शन में -π/2 और π/2, -π/2 और π/2, और इसकी रेंज -1 और 1 भी आई है, ये आ गई है। तो ये साइन x = y है, इस जगह साइन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पैन में या इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा साइन का इन्वर्स निकल सकता है। इन्वर्स होगा तो आपको पता ही है इन्वर्स होता है, तो इन्वर्स में क्या होता है, जो डोमेन x और y है, ठीक है, तो जो हमारी fx की डोमेन होती है वो gx की
रेंज बन जाती है, और जो fx की रेंज या कोडोमेन होता है वो gx का डोमेन बन जाता है। ये चीज़ आपको पता ही है ना, जैसे मैंने बताया ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसकी डोमेन तो ये है और रेंज ये है या कोडोमेन ये है, और gx का डोमेन ये होता है, रेंज ये होती है, तो इसकी जो डोमेन होती है वो उसकी कोडोमेन होती है, और इसकी जो डोमेन होती है कोडोमेन होती है वो gx की डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी रिवर्स हो जाएगी साइन इनवर्स में, और ये इनवर्स ही होता है gx फंक्शन। तो साइन इनवर्स में -1 और 1 जो है वो तो बन गई डोमेन, और -π/2 और π/2 क्या बन गया हमारा रेंज। ये रिवर्स हो जाता है, तो साइन इनवर्स में हमारी डोमेन आ गई -1 और 1, और रेंज आ गई -π/2 से π/2। इसको तो बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स y = x। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी कि साइन इनवर्स में हमारी क्या तो डोमेन होता है और क्या रेंज होता है। ठीक है, ये हमारा था इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। देखिए, जैसे साइन फंक्शन का निकाला वैसे ही हम अब कॉस फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कॉस फंक्शन जो हमने इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बोलते हैं, या आर्क ऑफ कॉस फंक्शन बोलते हैं, या कॉस इनवर्स भी बोलते हैं। इसका कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। देखिए, वाई एक्सिस पे 1 से स्टार्ट होता है, आपने देखा है ना, कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से स्टार्ट होकर ये इस टाइप से वेवी बनता है। ये भी वेव्स में ही होता है, बट ये स्टार्ट 1 से होता है, ऐसे होता है। जो कॉस होता है वो 0 से 0 पे स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होकर फिर ऐसे माउंटेन्स बनते हैं, वेव्स बनती हैं इसकी। फाइन, ये मैंने इसका बना दिया फंक्शन। अब इसमें हमको ऐसा पर्टिकुलर स्पैन निकालना होगा, इसका जो नॉर्मल डोमेन कॉसेक्स का, जो कॉसेक्स फंक्शन होता है उसका नॉर्मल डोमेन होता है r, और जो रेंज होती है इसकी वो होती है -1 और 1। फाइन, तो अब देखिए इसका जो इंटरवल है, हम कौन सा इंटरवल ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें कॉस फंक्शन हमारा 1 और ऑनटो होगा। अगर आप देखिए 0 से पाई का फंक्शन है, π/2 से 3π/2 में लेती हूँ तो सिर्फ ये वाली चीज़ आती है, इसमें वापस कॉस फंक्शन रिपीट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये मैं π/2 से 3π/2 नहीं ले सकती। π से 2π, देखिए यहाँ से यहाँ तक, वेरी गुड, ये फंक्शन भी हो सकता है। ये माइनस यहाँ पे पीछे की साइड होगा -π, है ना, यहाँ पे होगा कहीं पे -π, तो -π से π/2 ले सकती हूँ मैं, -π से 0, π/2 नहीं, -π से 0, ये वाली ले सकती हूँ वैल्यू, ये भी ले सकती हूँ। तो अब मैंने कॉस फंक्शन की जो ब्रांचेस थी वो मैंने निकाल दी कि जहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू सिंगल ही आएगी। आप देखिए यहाँ पर कुछ भी 0.5, 0.7, 0.2 ऐसा कुछ भी लीजिए, उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, और यहाँ पे सब माइनस की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये इंटरवल्स ऐसे मैंने सेलेक्ट करी, तो इसकी जो ब्रांचेज आ रही हैं जिसमें कॉस बाइजेक्टिव होगा वो सारी हैं -π से 0, अभी मैंने बताई यहाँ पे कहीं -π होगा, -π से 0, ये 0 से π, फिर π से 2π, 0 से π, फिर π से 2π यहाँ तक वापस। ठीक है, तो ऐसी ऐसी हमारी इसकी ब्रांचेस बन गई, और जो मोस्टली कॉमनली यूज़ की जाती है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 0 से π। ठीक है, ये जो मैंने डार्क एरिया कर रखा है ये है इसकी प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे भी कि कॉसेक्स जो होता है वो y है, और कॉस इनवर्स यानी कॉस की जो मेरी वैल्यू आई, जो मेरी 0 से π के बीच में वैल्यू मेरी कॉस की आई, ये ध्यान रखिएगा ये सब क्लोज इंटरवल में लिए हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 और -1 की वैल्यू इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्लोज इंटरवल लिया है, और इसकी जो रेंज है वो ये आई कॉस की। अब हमने डोमेन क्या फिक्स कर दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी हमने 0 से π तक की। पहले कॉस की जो रेंज थी वो रियल नंबर्स थी, सारे रियल नंबर्स आ रहे थे इसके अंदर,
जो उसकी डोमेन थी, जो उसकी डोमेन थी वो सारे रियल नंबर्स थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इस जगह वो कॉस क्या है, 1 1 फंक्शन है और बाइजेक्टिव भी है। इस पर्टिकुलर स्पैन में इसका कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका कॉस इनवर्स निकालेंगे, यानी जो उसकी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो देखिए 0 पाए तो उसकी प्रिंसिपल रेंज बन गई और -1 और 1 जो है उसकी डोमेन बन गई। तो कॉस इनवर्स बन गया मेरा -1 से 1, 0 से पाए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज। तो ऐसे हमने निकाला कॉस एक्स का। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही इसी टाइप से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल रेंज निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्स ऑफ tan x, यानी tan इन्वर्स x। ठीक है, tan इन्वर्स x में क्या है, इसकी जो नॉर्मल tan x का हम जो डोमेन और रेंज जो निकालते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर्स में से हम 2n+1 की π/2 माइनस कर देते हैं। जो मैंने अभी इस पीछे समझाया था वही समझाया यहाँ पे मैंने, टू ऑल द रियल नंबर्स इसका रेंज होती है। अब देखिए tan फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, बिकॉज इट गोज टिल इन्फिनिटी। यहाँ पर जो होता है इस जगह tan π/2, tan -π/2, tan 3π/2, इस पे वो नॉट डिफाइंड का जो हम लोग हटा चुके होते हैं, तो वही चीज़ नॉट डिफाइंड पे वो ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही होती है और 0 से वो इस जगह पास होती है, tan 0 0 होता है। ये इसकी ऐसी ग्राफ बनती हैं। आपने ये सारे ग्राफ बनाना 11th क्लास में सीखे थे tan फंक्शंस के, तो वही मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसमें हम लोग को इंटरवल ऐसी निकालनी है जहाँ पर tan फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकली हैं। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो tan की निकली हैं वो है, जैसे इधर अगर ये आगे जाता है, ये आगे ऐसे जाएगा तो -3π/2 से, ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा वो, -3π/2 से -π/2 तक की जो रेंज होगी। एक ब्रांच है वो मिली है हमको, एक मिली है -π/2 से π/2, एक ये बता दी मैंने आपको, और एक है π/2 से 3π/2 ये। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऐसे बहुत सारी इंटरवल्स निकल सकती है हमारी tan x की। ठीक है, इसमें से जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच है या जो मोस्टली फॉलो की जाती है सब जगह, वो है -π/2 से π/2। इसके बीच की जो है इस रेंज को हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच माना है। ठीक है, तो अब हमारे को tan x फंक्शन की जो रेंज है, ये बताए थे ना हमने कि जो हमारा tan x है उसका हमको ये इंटरवल फिक्स कर दिया हमने -π/2 से π/2, तो ये हमारा आ गया सारे रियल नंबर्स। फाइन, tan x का जो था हमारा स्पैन वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ हमने फिक्स कर दी, जहाँ पे वो बिल्कुल रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए ये वैल्यूज़ कहीं पर भी आगे ऐसे जाओगे तो इस स्पैन में कहीं रिपीट नहीं होगी, यहाँ की ये जो वैल्यूज़ हैं इस स्पैन में आगे कहीं रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये tan x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 1 होगी और ऑन्टो तो होती है, तो ये बाइजेक्टिव होगी। तो ये आ गया tan x का हमारा जो कॉमनली फॉलोड जो पर्टिकुलर स्पैन है वो आता है -π/2 से π/2 r। अब इन्वर्स में आपको पता ही है इसका जो डोमेन है वो, सॉरी x नहीं आएगा, इसका जो डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज -π/2 से π/2, और इसकी जो रेंज है वो क्या बन जाती है, डोमेन। तो ये आ गया tan इन्वर्स x, tan -π/2 से π/2 तक। यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है कि tan इन्वर्स r -π/2 से π/2 तक, ये हमारी आ गई क्लोज्ड इंटरवल में इसकी। ठीक है, तो tan इन्वर्स y = x आ गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा tan फंक्शन का ग्राफ, जिसमें हमने बताया कि tan फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी या जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो क्या होगा, जिसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ कोजेक, जिसको हम कोजेक इन्वर्स x भी बोलते हैं। ठीक है, कोजेक का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, जिसमें 1 और -1 इंक्लूड नहीं होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये चीज़ जो है वो रियल नंबर उसके रेंज से हटा दी जाती है, तो हमेशा इसका जो ग्राफ है वो 1 से ऊपर ही बनेगा, 1 से, और -1 से नीचे ही बनेगा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से जाता है कुछ, ये देखिए। ठीक है, ये कोजेक का ग्राफ है। अब कोजेक के ग्राफ में हमने पढ़ा था कि कोजेक की वैल्यू जो है वो सारे रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं इसके अंदर डोमेन में, लेकिन n पाई को छोड़ के। देखिए
पाए की जगह जहाँ पे भी 0, पाए, 3 पाए, 2 पाए है, तो वहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यूज़, है ना, नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब वो हटा दी जाती है। और हमारे जो उसकी रेंज है उसमें से सारे -1 और 1 हटा दिए जाते हैं कि वो इंक्लूडेड नहीं होता है, इसके अबव ही इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखिए कोजेक फंक्शन कहाँ कहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल इसकी निकल सकती है कोजेक फंक्शन की। सबसे पहले इसकी निकल रही -3π/2 -π/2। ठीक है, -3π/2 अगर आप इसको इधर की साइड कहीं आगे बनाएंगे तो -3π/2 और -π/2 हमारी एक रेंज मिलेगी यहाँ से यहाँ तक की -π/2 की, जिसमें से हमको पाए की वैल्यू हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा 0 पाए, 3 पाए, 2 पाए, इन सब जगह जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो चीज़ हमको हटानी पड़ेगी। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं यहाँ पर, इस जगह नॉट डिफाइंड होती है, तो जो नॉट डिफाइंड होती है वहाँ पर इनको ये जो पाए, 2 पाए, n पाए वाली टर्म्स थी ना, उन वो सब हमको उसमें क्या आती हैं, हटानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नॉट डिफाइंड है। एक और इंटरवल बनाए, ये तो फर्स्ट इंटरवल निकाला, देखो एक और ब्रांच क्या है इसकी, -π/2 से π/2, ये एक और ब्रांच मिली है, इसमें से भी हमको वैल्यू 0 की हटानी पड़ेगी, क्योंकि 0 पे वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको मिली है एक और π/2 से 3π/2, ये एक और इंटरवल मिली है जिसमें से हमको पाए हटाना पड़ेगा इसमें से। ऐसे करते करते हम आगे हमारी बहुत सारी इंटरवल्स बन सकती हैं इन कोजेक ऑल्सो। लेकिन जो पर्टिकुलरली मोस्टली फॉलो की जाती है वो वाली जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जहाँ पर वो बाइजेक्टिव होगा और उसका इन्वर्स मौजूद होगा, वो होगी -π/2 से π/2, -0 हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड आ रही है, तो -π/2 से π/2, जिसमें से 0 आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए कोजेक फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल्स होती है, -1 और 1, यानी ओपन इंटरवल है ये। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और -1 की वैल्यू इंक्लूड होती हैं, तो यही चीज़ हमारी जो थी, हमने जो कोजेक की रेंज बनाई है, अब वो देखिए क्या बनी है हमारी। अब हमारा जो कोजेक की फिक्स रेंज आई है वो आई है -π/2 से π/2, लेकिन माइनस क्या, इसमें से 0 माइनस करना है, और इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी -1 1। ठीक है, जो रियल नंबर्स है वो, ये हमने रेस्ट्रिक्टेड इसकी डोमेन निकाल दी, जिसमें कि हमारा कोजेक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। इसका इन्वर्स निकालेंगे, अगर इसका इन्वर्स लिखते हैं हम, तो जो हमारा डोमेन है वो तो क्या बन जाएगी, हमारी रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन। कोजेक R -1 1, ये हमारी इसकी डोमेन हो गई कोजेक इन्वर्स की, और ये इसकी प्रिंसिपल रेंज हो गई, सॉरी, -π/2 से π/2, और 0 इसमें से हटाना है, तो ये बन गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कोजेक इन्वर्स क्या है, रियल नंबर -1/2 -π/2 से π/2 और 0 हटाना है उसके अंदर, तो कोजेक इन्वर्स y = x आ गया। ये हमारा कोजेक इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच आ गई, यानी वो पर्टिकुलर स्पैन आ गया जहाँ पे कोजेक बाइजेक्टिव होगा और कोजेक इन्वर्स मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ सेक। सेक इन्वर्स x का ग्राफ इस टाइप से बनता है, कोजेक जैसा ही होता है, बस ये 1 से पास होके निकलता है ऐसे। 0 पे सेक की वैल्यू 0 पे जो होती है वो 1 होती है, तो वो इस टाइप से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो सेक में जितने भी रियल नंबर उसमें से जितने भी ऑड नंबर्स ऑफ पाई है वो हटा दिया जाता है, ये इसका डोमेन होता है, और उसकी रेंज में -1 और 1 हटा दी जाती है। ठीक है, ये भी कोजेक जैसे ही होता है, इसमें भी -1 और 1, जो ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल 1 और वैल्यू -1 इंक्लूडेड है, उसके अंदर की वैल्यूज़ कोई भी इंक्लूडेड नहीं होती हैं। अब सेक फंक्शन कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं हम सेक फंक्शन को, जिसमें कि वो सेक फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाए, बाइजेक्टिव आ जाए। तो फर्स्ट लिया हमने -π से 0, -π से लेके 0 तक की जो वैल्यू है, ये एक हमारा इंटरवल आ रहा है। ठीक है, -π से 0 का एक इंटरवल है, जिसमें से π/2 पे वो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो -π/2 हटा दिया यहाँ से। एक और स्पैन लिया है, वो लिया है 0 से π का स्पैन, जिसमें से हमने π/2 हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है सेक फंक्शन। यहाँ पर इंटरवल लिए हमने π से 2π तक की, एक और इंटरवल ली है जिसमें
सेक फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी वैल्यू ऐसे जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पर 3π/2 हटाना पड़ेगा क्योंकि 3π/2 पे वो सेक की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, तो वो चीज़ हमको हटानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी रेंज वही है -1 और 1। ये जो रेंज है वो यहाँ से हमने -1 और 1 हटा दी है, ऑल द रियल नंबर्स उसमें से -1 और 1 हटा दिया है। ठीक है, तो सेम चीज़ सेक में भी होगा कि हमारे को जो सेक है, ये देखिए सेक की जो फिक्स आ गई। अब हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कौन सी लेते हैं, 0 से पाई के बीच की जो होती है वो ब्रांच जो होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कहलाती है। ठीक है, सेक की जो वैल्यू है हमारी फिक्स हो गई 0 से पाई, लेकिन इसमें से हमको क्या माइनस करना है, हमको इसमें से π/2 माइनस करना होगा क्योंकि π/2 पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो -1 और 1। ठीक है, तो सेक फंक्शन का हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया ये वाला, जिसमें सेक फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका मौजूद होगा इन्वर्स, यानी ये बाइजेक्टिव होगा। और r-r इसकी जो रेंज आ गई। अब सेक इन्वर्स अगर आप लिखोगे तो जो आपका रेंज है वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो सेक इन्वर्स में r-1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 पाई माइनस ऑफ π/2। ठीक है, ये इसका आ गया आपके सेक इन्वर्स का डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज। तो यही चीज़ हमने लिखी है, सेक इन्वर्स की डोमेन r -1 ऑफ 1 एंड रेंज आ गई इसकी 0 से पाई माइनस π/2। ठीक है, ये सारी ही इंटरवल्स में सेक बाइजेक्टिव होगा। ये सारी ही इंटरवल्स आप ले सकते हो, ये सब करेक्ट है, बट जो बेसिकली हर बुक में फॉलो की गई है और ऑलमोस्ट सब जगह मैथमेटिशियंस यही फॉलो करते हैं, तो वही हमने ली है 0 से पाई, जो उसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच बोला गया है। ठीक है, तो ये था सेक का इन्वर्स निकाला हमने। हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स निकालना है, इसका कॉट का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए कॉट का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे कॉट का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, यानी यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, जो कि इन्फिनिटी तक जा रही हैं ऊपर। फाइन, इसकी इंटरवल्स निकालते हैं जहाँ पर कॉट फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यहाँ पे जहाँ पे उसका इन्वर्स मौजूद होगा। तो इसकी रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स हैं सिंपल, -π से 0, ये पूरा इंटरवल देखिए, इसमें कॉट फंक्शन कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 फंक्शन है। ये देखिए नेक्स्ट आ रहा है 0 से पाई, इसमें भी कॉट फंक्शन कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ जाता है पाई से 2π, पाई से 2π में भी कॉट फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये अगर 0 से पाई लेते तो 0 और पाई में वैल्यूज़ जो होती हैं इसकी इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसकी ओपन इंटरवल्स लेंगे। इसमें हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं क्योंकि हमको 0 और पाई की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है कॉट फंक्शन में। ठीक है, तो हमारे को मिल गया हमारा ये सारे ब्रांचेस मिल गए इसकी। अब इन सब ब्रांचेस में हमने इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इसको कॉट को बाइजेक्टिव बना दिया, इन सब प्रिंसिपल। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच होती है 0 से पाई, जो ऑलमोस्ट सब जगह फॉलो की गई है 0 से पाई। तो अब हमको कॉट का मिल गया, देखिए ये कॉट फंक्शन की वैल्यूज़ जो आपने देखी, देखिए 0 से पाई के बीच में कॉट फंक्शन की वैल्यूज़ मिल गई हमको। तो कॉट फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ ओपन इंटरवल रखी क्योंकि 0 और पाई इंक्लूड नहीं करना है मुझे इसके अंदर, जहाँ पे वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया मेरा, जिसमें इसकी जो रेंज होगी वो क्या होंगी, ऑल द रियल नंबर्स, वो आ गई मेरी यहाँ पर। तो अब देखिए कॉट इन्वर्स अगर मैं लिखूँगी जिसके बीच अगर इस पर्टिकुलर स्पैन को लेती हूँ मैं 0 और पाई को, तो इसमें मेरा कॉट इन्वर्स मौजूद है क्योंकि यहाँ पे कॉट क्या है, बाइजेक्टिव है, तो यहाँ पर कॉट इन्वर्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये जो इसका रेंज है वो तो इसका डोमेन बन जाएगा और जो इसका डोमेन है वो मेरी रेंज बन गई, यानी कॉट इन्वर्स y = x आ गया मेरा यहाँ पे ये। तो ये कॉट इन्वर्स y = x, यानी कॉट इन्वर्स की मेरे को डोमेन और रेंज दोनों ही मिल गई है। तो ये था हमारा कॉट इन्वर्स। तो ऐसे हमने सारे ही पढ़ लिए, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने इन्वर्स निकाल दिए हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। जो
बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं, वो वाले कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हम बताती हूँ। जैसे यही मैंने बता चुकी थी मैं आपको पहले ही कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का की पावर -1 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1, साइन एक्स की पावर -1 क्या होता है, 1/sin x, ठीक है। ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की पावर -1 यानी 1/sin x, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर हमको कोई भी ब्रांच नहीं दे रखी, वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स फंक्शन इज मेंशन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हमको ब्रांच नहीं देखनी तो हम तो यही मान के चलते हैं ऑलमोस्ट। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में सारे जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं वो सब आपके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच के ही दे रखे हैं फंक्शन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करने होंगे ना कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, है ना, ऐसे निकालने को बोला जाएगा। तो आपको अगर इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है तो आप यही मान के चलिए कि जो क्वेश्चन है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही है, उसी पर्टिकुलर स्पैन के अंदर ही उसने दिया है वो क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन उसी ब्रांच के अंदर ही हैं। तो यही बोल रहा है वो, वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स फंक्शन इज मैंशनड वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। हम यही मान रहे हैं कि वो प्रिंसिपल वैल्यू का ही क्वेश्चन है, तभी उसका इन्वर्स वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं है, आपको यही मानना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू का ही क्वेश्चन है, उसी के बीच का उन्होंने दिया है वो फंक्शन। The value of an inverse trigonometric function which lie in the range of the principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function। क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू हमारी उस प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती है उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यही दे रखा होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसी के अंदर जो वैल्यू लाई करती है, यानी जैसे मेरा जो साइन का जो ग्राफ था, ठीक है, तो साइन के ग्राफ में अपना ऐसा बन रहा था, है ना, और तो हमने ये से यहाँ तक की साइन की वैल्यू निकाली थी, ये तो इसके बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगी, मतलब इस पर्टिकुलर स्पैन के बीच में, इस प्रिंसिपल रेंज के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 1 है जो हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, उसमें बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2 है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हम यही मान रही हूँ, मानना नहीं है, बेसिकली एनसीईआरटी में तो सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल रेंज के ही गिवन है, तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं कि ये उसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू y मानते हैं हम लोग, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x वही चीज़ कर रहे हैं, तो वही चीज़ लिखी है मैंने, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। अब देखिए साइन इनवर्स तो 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन y, ये लिखते हैं ना अपन, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वही चीज़ यहाँ लिखिए 1/2 साइन को, साइन 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो अब 1/√2 मतलब साइन में 1/√2 कब आता है अपना, π/4 पे आता है, तो साइन π/4 इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि साइन 1/√2 कब उसकी वैल्यू होगी साइन के अंदर, और वही आपकी इसकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आई प्रिंसिपल वैल्यू, यानी साइन π/4 जो है वो आपके इसके बीच में लाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हो, -π/2 और π/2 के बीच में ही वो लाई कर रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज के बीच का ही क्वेश्चन है, ठीक है। π/4 जो है वो इसी के बीच में लाई करेगा 45 डिग्री, तो 90 डिग्री के पहले ही इसी के बीच में वो लाई करेगा, तो इसका मतलब साइन की जो ये हमको दे रखी है ये हमको प्रिंसिपल रेंज में ही दे रखी है। अब देखिए एग्जाम्पल 2 जो है आपका, उसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कॉट इनवर्स -1/√3। क्या बोल रहा है वो, कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट सबसे पहले देखिए ऑल साइन टैन कॉस, फाइन, तो कॉस हमारा कॉट है, ठीक है, कॉट यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन में और यहाँ पर दोनों जगह वो नेगेटिव होता है, फाइन। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो हमने निकाली थी, जो हमारा लास्ट था, यानी ओपन इंटरवल 0 और पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती, तो ये तो नहीं होगा, तो हमारे क्वाड्रेंट में यहीं इसी 2 में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ला करती है, और नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए कैसे समझाया मैंने, ऑल साइन टैन कॉस, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब कॉट जो होता है वो नेगेटिव यहाँ और यहाँ होता है,
लेकिन कॉट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रही है, यहीं पर लाई कर रही है, इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमको -1/√3 दे रखी, तो यानी कॉस 90 प्लस करेंगे तो ये कॉट चेंज हो जाएगा, तो कॉट 180 माइनस थीटा ऐसा लिखेंगे अपन, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ही ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो -1/√3 इज इक्वल्स टू कॉट वाई हो गया। अब -1/3 है, मैंने बताया ना कॉस 1/√3 किस में होता है, कॉस π/3 की वैल्यू होती है, कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/√3 कॉस π/3 की होती है। तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस π/3। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व की अपन ने, आपको याद ही होगा कॉट 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो अपना आंसर कॉट थीटा आता है। और देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, तो साइन लगा देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी। तो कॉट 2π/3, तो मेरी हमारी वैल्यू क्या आ गई, कॉट 2π/3, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल लाई कर रहा है। ये 2π/3 जो होगा वो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इसका मतलब कॉस हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो आई वो हमारी प्रिंसिपल रेंज के बीच में ही आई है। अब देखिए मैंने जो अभी पीछे आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस बताए ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शंस बताए, उसमें ये जो मैंने निकाले थे वो मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। जो भी डोमेन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, इनकी डोमेन यहाँ लिख दी और ये सारी इनकी रेंज लिख दी। तो इनको आप या तो लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको करता है, क्योंकि बिकॉज एग्जाम क्वेश्चंस में तो ये सारी आपको इसी रेंज के अंदर दे रखी होंगी। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, या फिर इनको जैसे समझकर याद करना है तो वैसे देख लीजिएगा। बहुत इजी हैं ये डोमेन और रेंज इसकी, जो आपको एग्जैक्टली अगर ग्राफ दिमाग में होता आप उसी समय निकाल भी सकते हैं कि इसकी रेंज और किस में लाई करेगी। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.1 का NCERT बुक जो है आपकी, उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व किया है। क्या बोल रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यही मान के चल रही इन्वर्स दे रखे हैं, तो ये आप प्रिंसिपल रेंज में ही निकलेंगी इनकी वैल्यूज, प्रिंसिपल रेंज का ही क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, फिर इसको करती हूँ, फिर इसको करती हूँ। तो पहले मैंने tan इनवर्स 1 को सॉल्व किया। tan इनवर्स 1 को यानी y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 लिया, तो tan y इक्वल्स टू 1 आ गया। 1 की वैल्यू कब होती है, 10π/4 में, तो tan y इक्वल्स टू 10π/4। आप चेक कर सकते हो π/4 आपका -π/2, जो प्रिंसिपल रेंज है किसकी, tan इनवर्स की, उसमें लाई कर रही है। तो π/4 मेरी इसकी tan की वैल्यू आ गई। कॉस में देखिए कॉस इनवर्स -1/2, तो वैसे ही कॉस इनवर्स -1/2 लिखा, कॉस y इक्वल्स टू -1/2, और कॉस माइनस ऑल साइन टेन कॉस इसमें और इसमें होता है, लेकिन कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किस में लाई कर रही है, 0 से पाई के बाद में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा -1/2 होगा, यानी पाई माइनस π/3, तो कॉस 2π/3 मेरी वैल्यू आ गई कॉस की। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, साइन की वैल्यू लाया करती है -π/2 और प्लस π/2 में, इसके बीच में लाया करती है। तो साइन y इक्वल्स टू -1/2 और साइन -π/6 हो जाएगा। साइन की 1/2 की वैल्यू π/6 में होती है, और माइनस है तो उसके अंदर जो थीटा का माइनस है वो लगा दिया हम लोगों ने। तो साइन π/6 माइनस π/6 आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई π/4, इसकी आ गई 2π/3 और इसकी आ गई -π/6, ठीक है। तो अब इनको अपन यहाँ पर पुट कर देंगे इन तीनों की जगह। तो यहाँ पे जो tan इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स -1/2 है और साइन इनवर्स -1/2 है, इनकी जगह हमने पुट कर दिया π/4, 2π/3 माइनस π/6। तो इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आई 9π/12, यानी 3π/4 इसकी वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। तो आपको यही निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपकी 2.1 जो एक्सरसाइज है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी, और उसको सॉल्व करिए। और कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।